हे गाइस, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि शेंदाई को कई इमोशनल और चैलेंजिंग मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं। जब वो घर वापस आता है तो उसकी दादी को चिंता होती है कि उसने जो पैसे फैमिली कर्जा चुकाने के लिए यूज किए वो कहाँ से आए। शेंदाई बताता है कि वो पैसे यू फैमिली से आए थे, जहाँ उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का हिस्सा बनने के लिए यू बायुए की जगह भेजा गया था। दादी को शौक होता है, लेकिन शेंदाई उसे रीश्योर करता है कि ये अरेंजमेंट टेम्पररी है और इससे उससे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है। शेंदाई और जू मोयू यू रेसिडेंस भी विजिट करते हैं, जहां शेंदाई को यू जिंगहाई का फैमिली ड्रामा देखने को मिलता है। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो यू जिंगहाई अपना पुराना दिखावा दिखाता है और शेंदाई को उसकी प्रेजेंस में एक आर्टिफिशियल वार्मथ फील होती है, जिसे वो हैंडल करने की कोशिश करता है। शेंदाई यू बायुए से पहली बार मिलकर शॉक होता है, क्योंकि वो इतना हैंडसम था कि बिल्कुल एआई मॉडल जैसा लग रहा था। यू बायुए का जू मोयू के साथ एक कंफर्टेबल और फ्लर्टियस डायनामिक भी दिखाया जाता है, जो शेंदाई को थोड़ा ऑकवर्ड कर देता है। ऐसे में शेंदाई को अपनी पोजीशन समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो अपने आप को और जू मोयू को एक फेक मैरिज का हिस्सा ही समझता था। शेंदाई का रिश्ता जू मोयू के साथ थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब उसने जो मील बनाया उसे जू मोयू इतना प्लीज नहीं लग रहा था। जू मोयू की मॉम भी उसे सटली वार्न करती है कि जू मोयू से उसका रिश्ता कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो शेंदाई से हैंडल हो रहा है। शेंदाई कामली ये बताता है कि उनका रिश्ता सिर्फ फॉर्मल है। अब आगे, तुम दोनों अभी भी पसंद नापसंद जैसी बातों को इम्पोर्टेंस देते हो। मिसेस जू की ये बोली बात शेंदाई के दिमाग में घूम रही थी जब तक वो स्टेयर्स के टॉप तक नहीं पहुंचा। उसके स्टेप्स अब धीमे हो गए थे। क्या यू बायुए अभी भी जू चेंगचेंग को पसंद करता है? वो कंफ्यूज था। शायद सिर्फ उसका मार्क उसे पसंद हो, लेकिन जू मोयू जिस टोन में बोल रहा था उसमें इमोशंस थे, रियल फीलिंग्स। और मिसेस जू का सवाल भी कि क्या उनके रिश्ते इमोशंस पे बेस्ड हो सकते हैं, या उन लोगों के लिए फीलिंग सिर्फ एक लग्जरी है जो उनकी दुनिया में कब का मीनिंगलेस हो चुकी है। शेंदाई अपने रूम में लौट आया था। अपने रूम में लौटने के बाद ही उसने थोड़ा सा रिलीफ फील किया, जैसे उसे किसी इनविजिबल प्रेशर से छुटकारा मिल गया हो। सिर्फ ये बात नहीं थी कि इससे पहले वो कभी किसी टॉप टायर अल्फा के वर्ल्ड का हिस्सा नहीं बन सकता था, बल्कि उसे ऐसा लगता था जैसे उसका ये बेडरूम भी इस पूरे विला से अलग ही दुनिया का लगता हो। एक अलग ही डायमेंशन जैसा फील होता था, जहां वो सिर्फ एक टेम्पररी गेस्ट जैसा है। फिर भी हर रात वो चुपके से पर्दे के कोने से जू मोयू को चुपके से देखता रहता था। उस रात वो काफी देर तक काम करता रहा था, पर नींद दूर दूर तक कहीं आ ही नहीं रही थी। मिसेस जू की अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंस ने पूरी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दिया था। थोड़ी देर बाद उसने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करेगा। उसने पहले भी ये सुन रखा था कि फिजिकल फटीग थोड़ा हेल्प करता है नींद लाने में। यूजुअली वो पूल यूज नहीं करता था, क्योंकि अंकल हैंग ने क्लियरली रिक्वेस्ट किया था कि जब जू मोयू घर पे हो तो पूल अवॉइड करो। लेकिन अब तो इतनी रात हो चुकी थी, शायद जू मोयू श्योरली सो गया होगा। अपनी बॉडी पर एक बाथरोब लपेट कर वो नीचे गया। सोचा 2 किलोमीटर तो मिनिमम स्विम करेगा ही, उसके बाद नींद ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। मोबाइल फोन टेबल पे छोड़ा, बाथरोब उतारा और स्ट्रेचिंग करना स्टार्ट किया। पर जैसे ही वार्म अप खत्म हुआ, पीछे से लिफ्ट का डोर खुला, डिंग, और उसने जू मोयू को वॉकआउट करते हुए देखा, सिर्फ स्विमिंग ट्रंक्स पहने हुए। जू मोयू भी शेंदाई को देखकर एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा स्टन जरूर हो गया था। उसकी बॉडी स्लिम और परफेक्टली टोन थी, एकदम स्कल्पचर जैसा लग रहा था। शेंदाई, जो हमेशा कपड़े पहने हुए जू मोयू से ही ग्लिम्स लेता था, बट उसे ये वाला वर्जन ज्यादा मस्कुलर और शार्प लग रहा था। हर मसल लाइन प्रोपोर्शन में थी, स्पेशली एक जगह जो इलास्टिक फैब्रिक के नीचे थोड़ा सा बोल्डली आउटलाइन भी हो रहा था। वो सच में परफेक्टली फिजिक का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जैसा लग रहा था। शेंदाई का दिमाग एकदम झटका खा गया था। घबराते हुए उसने अपना बाथरोब उठा लिया और तुरंत पहनने लगा, लेकिन उस सॉलिड कलर रोब को सीधा करना उसके लिए मुश्किल पड़ गया था। वो जितनी जल्दी करने की कोशिश करता, उतना ही उलझा जा रहा था। पूरा ऑकवर्ड मेस बन गया था। तभी जू मोयू खुल के हंस पड़ा।
शेंदाई का चेहरा एक ही सेकंड में लाल टमाटर बन गया था। फाइनली कॉलर का सही साइड पकड़ के उसने रोप पहना और बेल्ट इतनी जोर से बांधी जिसे खुद पे ही गुस्सा निकाल रहा हो। जू मोयू स्टिल चकलिंग उसे टीज करते हुए बोला, रोप में ही स्विमिंग करोगे क्या? अच्छा सोक करता होगा ये पानी। शेंदाई ने एम्बैरेसमेंट छुपाते हुए कहा, आप एंजॉय कीजिए प्रेसिडेंट जू, मैं वापस जा रहा हूँ। जू मोयू ने अपना सर थोड़ा टिल्ट किया, उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुम मुझसे डरते हो क्या? शेंदाई ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, पर जवाब दिया, अंकल हेंग ने कहा था कि आपको डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। जू मोयू ने बस एक कहा और पूल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो शेंदाई के पास से गुजरा, एक बार फिर उसने वो एफीफिलियम का वो फेंट सा सेंट महसूस किया। एफीफिलियम का ब्लॉसम रेयर होता है, पर जब होता है तो बस कुछ घंटों के लिए। उसकी खुशबू भी वैसी ही होती है, फ्लीटिंग और अनप्रेडिक्टेबल। ये लैवेंडर या रोज की तरह नहीं होती, जिनकी याद सबके दिमाग में फिक्स होती है। उनका नाम सुनते ही एक स्मेल इमेज माइंड में बन जाती है। लेकिन एफीफिलियम बहुत कम लोगों ने महसूस किया होता है, और जो लोग करते हैं वो भी शायद दोबारा कभी उसे क्लियरली याद नहीं रख पाते। वो खुशबू एक मिस्ट्री सी बन जाती है, लेकिन सिर्फ एक बार जिसने भी उसकी खुशबू को महसूस कर लिया, वो मदहोश हो ही जाता है। जू मोयू ने एक स्लाइड ग्लांस देकर शेंदाई की गर्दन देखी, पतली, सफेद और सॉफ्ट, एक ऐसी जगह जिसे देखकर उसे तुरंत रावेज करने का किसी का मन हो जाए। शेंदाई ये कह के वहां से चल दिया कि वो अपने रूम में जा रहा है, पर पीछे से आती जू मोयू की आवाज ने उसे रोक लिया था। वो इसी जद्दोजहद में था कि वो रुके या यहाँ से चला जाए। तभी किसी के पानी में कूदने की आवाज आई। उसने आवाज की डायरेक्शन में पीछे मुड़कर देखा। कुछ देर बाद जू मोयू पानी से बाहर आया। उसने अपने वेट हेयर को पीछे किया और पूल के किनारे पर हाथ रखते हुए बोला, अब कुछ नहीं दिख रहा ना, अब नर्वस होने की जरूरत नहीं है। शेंदाई ने अपनी नजरें फेर ली, पर कुछ बोला नहीं। जू मोयू ने देखा उसकी तरफ और बोला, मैंने सुना है प्रोफेसर लियू तुम्हें एनुअल स्टेक होल्डर मीटिंग को हेड करने दे रहे हैं। हाँ, शेंदाई ने थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोला, प्रोफेसर को अर्जेंटली साउथ अफ्रीका की माइन की प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाना पड़ा था। थोड़ा नर्वस हूँ प्रेसिडेंट जू, प्लीज आप उस दिन थोड़ा जेंटल रहना। जू मोयो के लिप्स पे एक हल्की सी स्माइल आई, लेकिन वॉइस अब भी काम ही थी। बोला, मैं ही नहीं, तुम्हें ग्रुप एग्जीक्यूटिव्स, मेजर स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर रेप्स का भी सामना करना पड़ेगा। वो थोड़ा झुककर सॉफ्ट बट फर्म टोन में बोला, बी वेल प्रिपेयर्ड, जब वक्त आए तो पैनिक मत करना, जो कहना है कॉन्फिडेंटली कहना, मैं उससे पहले ही बात कर लूंगा। शेंदाई के दिल में एक हल्का सा वार्म सा फील हुआ। इतना परफेक्ट इंसान था जू मोयू, उसे उसका पसंद न आना कोई उसकी गलती थोड़ी न थी, ये तो उसकी खुद की कमजोरी थी। जू मोयू ने कामली आगे ऐड किया, तुम्हारी टीम जो सब्जेक्ट पे काम कर रही है ना, उसमें इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बोर्ड भी काफी कॉन्फिडेंट है, फंडिंग कट होने का चांस ही नहीं है। अगर साउथ अफ्रीका में माइन की कंडीशन अच्छी निकली ना, तो फंडिंग और भी बढ़ सकती है। दैट्स ग्रेट टू हियर, शेंदाई ने खुशी से बोला, प्रोफेसर को भी उस माइन को लेकर काफी होप है। जू मोयू का टोन थोड़ा साफ था। उसने बोला, मेरी मॉम ने जो कहा उसे दिल पे मत लेना। शेंदाई ने शांत लेकिन सॉलिड आवाज में जवाब दिया, मैं नहीं लूंगा, डोंट वरी। जू मोयू बोला, तो जाओ फिर, ठीक है, रेस्ट कर लो। शेंदाई ने हाँ में सर हिलाया और पलट गया। सिर्फ 2 ही कदम चला था कि रुक गया। उसने अपने हाथ रोप के पॉकेट्स में डाले, फिर पलट के कहा, प्रेसिडेंट जू। जू मोयू ने पूल से उठकर उसकी तरफ देखा और बोला, हाँ बोलो। शेंदाई ने फाइनली हिम्मत जमा की, सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे आपके लिए किसी भी तरह की इंटेंशंस नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप के बाहर। आप आराम से रह सकते हैं, चाहे आपका इंटेंशन था या नहीं। किसी और को बीच में डाल के मुझे एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं थी आपको। जू मोयू उसे बस देखता रह गया। पूल के रिपल्स उसकी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही थी। उसके आइरिसेस इतने गहरे और ब्राइट लग रहे थे जैसे दुनिया में कोई भी चीज उनसे छुपी ना हो।
फिर एक हल्का सा स्माइल देते हुए उसने बस इतना ही कहा, ऑल राइट। फिर शेंदाई ने अपना पूरा फोकस उस स्पीच की प्रिपरेशन में डाल दिया था। लेकिन कुछ दिनों से ना उसका खाना ठीक से हो रहा था, न नींद, और एनर्जी तो जैसे गायब ही हो गई थी। थोड़ा काम करते ही थक जाता, भूख लगती ही नहीं थी। पहले तो लगा शायद ओवरवर्क का असर होगा, लेकिन 3 दिन बाद उसे सच में टेंशन होने लगी थी, क्योंकि ये सिम्टम्स हर एडल्ट ओमेगा को अच्छे से पता होते हैं, उनके हीट आने से पहले के साइंस। ज्यादातर ओमेगास का हीट साइकिल काफी रेगुलर होता है, हर 3 से 4 महीने में एक बार। बिल्कुल एक्यूरेट ना सही, लेकिन रफली सेम टाइम पे ही होता है, और बॉडी खुद ही उसके लिए प्रेप करना भी शुरू कर देती है, जैसे एपेटाइट लॉस, एंजाइटी, इंसोम्निया। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जिससे बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। शेंदाई को नॉर्मली साल में सिर्फ 2 बार ही हीट आता था, और वो भी सिर्फ गर्मी के मौसम में। ज्यादातर ओमेगास ठंड के दिनों में हीट में नहीं जाते थे, जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर ना हो, जैसे किसी अल्फा के फेरोमोन्स का इफेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अभी तो ठंड बस शुरू ही हुई थी, इतनी ज्यादा नहीं थी, तो चांस था कि अब कभी भी हीट आ सकती थी। और यही थॉट शेंदाई को थोड़ा नर्वस कर गया था। काम का प्रेशर वैसे भी उसके सिम्टम्स को और ट्रिगर कर सकता था, लेकिन बिना रिस्क लिए उसने तुरंत एक फार्मेसी से हीट सप्रेसिंग मेडिकेशन खरीद लिया था। ये ड्रग्स सीधा ग्लैंड पे काम करते थे, और बॉडी भी इजीली उन्हें प्रोसेस कर पाती थी। साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, इसीलिए सिर्फ इमरजेंसी में इसे यूज किया जाता है। मेडिसिन लेने के बाद हीट के सिम्टम्स कुछ दिनों के लिए काफी कम हो जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से दोबारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लौट भी आते हैं। शेंदाई ने सोचा था प्रेजेंटेशन के बाद लीव लेकर घर ही चला जाएगा। प्रेजेंटेशन से एक रात पहले उसे याद आया कि आउटफिट तो तैयार ही नहीं किया। थैंकफुली अंकल हैंग ने पहले से ही कुछ टेलर सूट्स उसके लिए रेडी रखे थे। अगले दिन एक वेस्टकोट सूट का गारमेंट बैग हाथ में लेकर वो घर के एंट्रेंस पे टैक्सी का वेट कर रहा था। तभी एक कार धीरे से उसके सामने आके रुकी। उसने देखा जू मोयू की कार सामने खड़ी थी। ड्राइवर ओल्ड वो कार से उतरकर पीछे का डोर खोलते हुए बोले, मिस्टर शेन, हम भी ऑफिस ही जा रहे हैं। यंग मास्टर चाहते हैं कि आप उनके साथ ही चलें। शेंदाई थोड़ा झिझक के बोला, अच्छा, थैंक्स। कार में बैठकर उसने अपना सूट हैंग कर दिया और बोला, थैंक यू प्रेसिडेंट जू, मुझे ये सूट पहले ही आपको दे देना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया था। जू मोयू उस वक्त एक ब्रीफ पढ़ रहा था। बिना सर उठाए बोला, कोई बात नहीं, तुम्हारे ग्रुप ने जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का ब्रेक थ्रू प्रोसेस डेवलप किया है वो लाइट रेयर अर्थ्स के सेपरेशन में काफी एफिशिएंट है, लेकिन हैवी रेयर अर्थ्स में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखा उससे। शेंदाई ने हाँ में सर हिलाते हुए एक्सप्लेन किया, सही कहा, फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में हैवी रेयर अर्थ्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी पे हम फ्यूचर में ज्यादा काम करने वाले हैं। जू मोयू ने कैजुअली नोट किया, फिर आगे बोला, स्टेक होल्डर्स इस पे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन जब कमर्शियल एप्लीकेशन और रिटर्न की बात आए तो तुम थोड़ा सा स्मार्टली साइड स्टेप कर सकते हो। साउथ अफ्रीका में जो कंपनी ने एक्वायर किया है माइन, उसमें सबका काफी इंटरेस्ट है। शेंदाई थोड़ा रिलीव टोन में बोला, वो सेक्शन ऑलरेडी रेडी है प्रेसिडेंट जू। प्रोफेसर के साउथ अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने काफी वैल्यूएबल डेटा भेजना शुरू कर दिया है। जू मोयू ने एक छोटी सी स्माइल के साथ कहा, प्रोफेसर लियू इतना रिलैक्स्ड है, तुम्हारे ऊपर लैब छोड़ने के लिए तैयार हैं। लगता है तुम उनके फेवरेट हो। शेंदाई ने ऑनेस्टली जवाब दिया, ऐसा नहीं है, गंसू में जो माइन है वो रेयर अर्थ सेक्टर का मेन रेवेन्यू सोर्स है, और मेरे सारे सीनियर कलीग्स वहीं पे बेस्ड हैं। वो सब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि प्रोफेसर का ट्रस्ट जस्टिफाई कर सकूं। जू मोयू ने उसकी तरफ एक नजर डाली, एक ऐसी नजर जिसमें थोड़ा एडमायरेशन था। फिर एक सीरियस टोन में बोला, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी होंगी। पहली बात, जू चेंगचेंग आज की मीटिंग में मेरे अंकल की जगह रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरी बात, आज की मेजॉरिटी ऑडियंस अल्फाज की होगी। तुम्हारा ओमेगा होना अगर उन्हें पता चल गया तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बी केयरफुल नॉट टू रिवील योर जेंडर। शेंदाई ने मन ही मन एक ठंडी सांस भरी और बोला, आई अंडरस्टैंड। जू मोयू ने जो कहा वो प्रैक्टिकल तो था, पर उसमें दर्द भी था।
एक टिपिकल ओमेगा के लिए, जिसका टेम्परेमेंट माइंड होता है, जिसका स्टेमिना लो होता है, जो हर साल 4 बार हीट में जाता है और प्रेगनेंसी का रिस्क भी उठाता है, उसके लिए जो जॉब मार्केट में जगह बनाना सबसे मुश्किल होता है। बड़ी कंपनीज में ओमेगा हायरिंग के लिए लॉ के रूल्स होते हैं और कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। इसीलिए जिंगहाओ जैसे बड़े कॉरपोरेशन में ओमेगा एम्प्लॉयज तो होते हैं, लेकिन रेयरली किसी हाई पोस्ट पर। साइंटिफिक रिसर्च जैसे डिमांडिंग फील्ड में आना शेंडाई के लिए एक प्रॉपर अपहील बैटल ही था। और जब वो यहाँ तक आया था, उसको पता था कि कुछ अल्फाज उसकी कैपेबिलिटीज को सिर्फ उसके जेंडर के बेस पर डाउट करेंगे, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर्ड था। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में। मीटिंग का टाइम था सुबह के 9:30 बजे। वहाँ आए 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट टीम्स में से उसका नंबर 3 नंबर पर था। मतलब अभी थोड़ा टाइम था, तो उसने डिसाइड किया कि एक बार और अपने स्लाइड्स को रिव्यू कर लेता है मीटिंग के शुरू होने से पहले। जैसे ही शेंडाई ने कॉन्फ्रेंस रूम में कदम रखा, तो उसके जूनियर कलीग्स ने उसकी एंट्री पर सीधा हंगामा ही मचा दिया। OMG सीनियर शेन, आज कितने हैंडसम लग रहे हो। पहली बार सूट में देखा, बिल्कुल भी माइनर नहीं लग रहे हो। सो फैंसी। हाँ, वो सब अपने आप को मजाक में माइनस बुलाते थे, क्योंकि उनका दिन भर का काम मिनरल्स और केमिकल रीएजेंट्स के साथ होता था, तो वो लोग रोज काफी मेसी से हो जाते थे। चेंगजी माई ने तो पूरे ड्रामा के साथ ताली ही बजाते हुए बोला, अदाई, दैट वेस्ट, दोज लेग्स, TSK, इस सूट में तो तुम पूरे CEO ही लग रहे हो। इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रही थी कि बेचारा शेंडाई थोड़ा शर्मा गया। थैंक्स सबको, इतना फेस दे रहे हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ी देर में जब मैं स्टेज पर जा रहा हूँगा ना, तो तालियां भी इतने ही जज्बात से बजाना। सच कहे तो क्लोथ्स रियली मेक्स द मैन। और ये सूट महंगा था, परफेक्टली टेलर्ड, प्रीमियम फैब्रिक, तो नेचुरली वो अच्छा ही दिख रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा जो उसके दिमाग में चल रहा था, वो ये सोच रहा था कि आज जब वो स्पीच देगा, सबकी नजर उस पर होगी और उनमें जू मोयू भी शामिल होगा। वही जू मोयू जो आमतौर पे उसकी तरफ ज्यादा देखता नहीं था। आज हो सकता है कि वो उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखे, और क्या पता जू मोयू भी सोचे कि आज वो अच्छा दिख रहा है। जाओलिन, उसका जूनियर कलीग, सीट से उठकर बोला, सीनियर यहाँ बैठो ना, बीच में सबसे अच्छी सीट है तुम्हारे लिए। शेंडाई ने मुस्कुराते हुए उसे मना कर दिया। बोला, नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, वैसे भी थोड़ी देर में तो मुझे स्टेज पर ही जाना है ना। वो तुरंत बैठ गया और लैपटॉप खोला। जाओलिन ने एक मिनरल वाटर बॉटल खोला और उसे ऑफर करते हुए बोला, सीनियर पानी पी लो, ब्रेकफास्ट किया, कुछ मंगा दूं क्या? हो गया है, तुम सबने खाया? शेंडाई ने कैजुअली पूछा बिना स्क्रीन से नजर उठाए। हाँ, आज कैंटीन में यूनान हैम के मून केक्स मिल रहे थे, सरप्राइजिंगली टेस्टी थे। शेंडाई ने सर हल्का सा हिला दिया और बोला, अच्छा ठीक है, किसी दिन मैं भी ट्राई करूंगा। जाओलिन का ये स्वीट सा अटेंशन उसके लिए 1-2 दिन का नहीं था। वो इंजीनियरिंग का लड़का था, तो उसके गेस्चर्स थोड़े क्लमजी थे, लेकिन फिर भी शेंडाई को समझ आ गया था कि उसका इंटेंशन क्या था, और वही बात उसके लिए हेडेक बन गई थी। वो कभी भी किसी के रोमांटिक हिंट्स एंटरटेन नहीं करता था। इतना कर्जा था सर पे कि प्यार, शादी सब उसके लिए लग्जरी लगते थे, और अब की सिचुएशन में तो वैसे भी रोमांस का कोई सवाल ही नहीं उठता था। दुख की बात बस ये थी कि जाओलिन थोड़ा बच्चा सा था। उसको शेंडाई का कोल्ड बिहेवियर समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उसने सोचा, छोड़ो, चेंगजी माई से कह दूंगा, वो समझा देगी उसे। ऑडिटोरियम धीरे धीरे भरने लगा था। अलग अलग टीम्स, टीम लीडर्स, स्टेक होल्डर्स एक एक करके आ रहे थे। शेंडाई ने कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को स्पॉट किया, पर उसकी नजर बार बार एक ही जगह जा रही थी, जू मोयू पर। ब्लैक ट्रेंच कोट में, वेस्ट कोट सूट के ऊपर एकदम CEO लेवल ऑरा था उसमें। जब चला तो उसका कोट हवा में उड़ रहा था और वो कंटिन्यूअसली स्टेक होल्डर से बात कर रहा था। एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा उसने। जू चेंग भी आ गया था, ग्रे ब्रीफकेस, सूट और फोन कॉल में बिजी। पिछली बार के चिल कैजुअल वर्जन से बिल्कुल अलग लग रहा था आज तो पूरा रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन मोड में था वो। ओ गॉड, क्राउन प्रिंस और प्रिंस दोनों एक साथ आ गए। सेंगजी माई की तो गॉसिप मोड ऑन हो गई थी।
उसने शेंदाई को एल्बो से लाइटली नच किया और बोली, हमें ना केमिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट वालों से दोस्ती बढ़ानी चाहिए। वहाँ से प्रिंस का पूरा गॉसिप मिलेगा ना, वो क्राउन प्रिंस से ज्यादा जूसी लगता है। शेंदाई ने लैपटॉप से नजर नहीं हटाई, बोला, मुझे मत डिस्टर्ब करो, स्क्रिप्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं। अरे चिल करना, प्रोफेसर ने बोला है कि बजट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो मन में आए वो बोल देना ना। शेंदाई ने उसे सिर्फ एक कोल्ड लुक दिया, बोला, तुम जो मन में आए बोल सकती हो, मैं नहीं। जिमाई ने थोड़ा ड्रामा किया, उफ तुम तो ना, ओ माय गॉड। उसने एक्साइटमेंट में शेंदाई का हाथ पकड़ के झटक दिया, इतने जोर से कि उसे दर्द हो गया। ऑडिटोरियम में हल्की सी हलचल मच गई थी। सब लोग एक ही जगह देख रहे थे। एंट्रेंस पे एक स्टनिंग अल्फा एंटर हुआ था। कॉन्फिडेंट वॉक, शार्प ऑरा। टॉप एग्जीक्यूटिव जो पहले से बैठे थे तुरंत खड़े हो गए उसे ग्रीट करने। चेंग जिमाई ने ऑलमोस्ट फैन गर्ल मोड ऑन करके बोला, ये तो यान मिंगजियो है, वो कैसे यहाँ आ गया? चेंग जिमाई ने सरप्राइज होकर पूछा। चेंग जिमाई की बात सुनकर शेंदाई ने स्मार्टली एक्सप्लेन किया, लॉन्ग के हेवी इंडस्ट्रीज की वजह से स्ट्रैटेजिक पार्टनर है वो हमारा, तो शेयर होल्डर्स भी तो होंगे ही ना। यान मिंगजियो लॉन्ग हेवी इंडस्ट्रीज का हायर तो था, पर सबसे अजीब बात ये थी कि उसने अपने अर्ली 20s में एक्टिंग करियर ज्वाइन कर लिया था। एक्टिंग में तो वो कुछ खास नहीं था, पर उसके गॉड लेवल फेस और एस क्लास अल्फा जीन्स की वजह से वो ओवरनाइट सेंसेशन जरूर बन गया था। फिर अचानक पब्लिक से वो गायब हो गया। लगता था जैसे वो बस उसका एक रिच ब्रैड का फेस था, फेम, फॉर्च्यून, फन, लेकिन एंड में तो उसे बिजनेस संभालना ही था। रियल लाइफ में उसे देखकर तो शेंदाई भी शॉक हो गया था। स्क्रीन पे जितना सुंदर लगता था, सामने उससे भी ज्यादा पावरफुल ऑरा था उसका। ट्रू डेफिनेशन ऑफ टॉप टायर अल्फा। चेंग जिमाई ने थोड़ा मस्ती में बोला, यहाँ अल्फा डेंसिटी आज कुछ ज्यादा ही हो गई है। थैंकफुली मुझे फेरोमोन स्मेल नहीं होते, सिर्फ देख लेना काफी है। अदाई तू ठीक है ना? बीटास का फायदा ही ये होता है, ना अल्फा फेरोमोन्स का स्ट्रेस, ना हीट साइकिल्स, एकदम स्टेबल लाइफ। लेकिन ओमेगा होने का मतलब 3 एस क्लास अल्फा प्लस दूसरे अल्फा के फेरोमोन, मतलब प्रेशर कुकर। शेंदाई को क्लियरली डिस्कम्फर्ट हो रहा था। हवा पतली सी लग रही थी, चेस्ट टाइट हो गया था और आंखों में हल्का बर्न भी फील हो रहा था। मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, उसने क्वाइटली कहा। जब मेरा टर्न आए तो मुझे बता देना। फर्स्ट टीम का प्रेजेंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो शेंदाई अपना नोटबुक लेके क्वाइटली वॉशरूम के बहाने बाहर निकल गया और रेस्ट एरिया में जाकर फ्रेश एयर ली। उसने साथ साथ अपने स्लाइड्स भी वहाँ रिव्यू किए, हर एक पेज पे फोकस ब्रेथ लेके अपने नर्व्स को काम करते हुए। जब चेंग जिमाई का कॉल आया तब वो फाइनली ऑडिटोरियम वापस गया। प्रेजेंटेशन की तैयारी तो पूरी ही थी, तो स्टेज पे चढ़ गया और सबकी नजर उस पर टिक गई। शेंदाई ने एक शॉर्ट सा इंट्रो दिया और फिर अपना रिपोर्ट प्रेजेंटेशन ऑफिशियली स्टार्ट किया। उसके प्रोफेसर ने उसे चाहे कह दिया था कि इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, पर शेंदाई ने एक भी सेकंड चिल नहीं किया था। पिछले कुछ हफ्तों का हर एक मोमेंट सिर्फ इसी दिन के लिए उसने डेडिकेट किया था। आज उसके सामने बैठे थे वो लोग जो पैसा लगाते थे, जो डिसाइड करते थे कि किस प्रोजेक्ट को कितनी फंडिंग मिलेगी, और कल को यही लोग उसकी रिसर्च में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन सब का अटेंशन पाना बहुत बड़ा मौका था उसके लिए। वो डिस्कम्फर्ट जो उसे इतने सारे अल्फाज के फेरोमोन से हो रहा था, वो सब एक सेकंड में वैनिश हो गया जैसे ही उसने माइक उठाया। और फिर उसकी नजर ऑटोमेटिकली जाकर टिक गई थी जू मोयू पे। फ्रंट रो में बैठा था जू मोयू, सिर्फ उसी को देख रहा था। और जैसे ही उसने नोटिस किया कि शेंदाई भी उसी को देख रहा है, उसने एक हल्का सा नॉड दिया। वो एक छोटी सी मूवमेंट थी, पर उससे शेंदाई को अंदर से एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला। उसने अपने शोल्डर स्क्वायर किए, एक गहरी सांस ली और कामली स्माइल करते हुए अपना स्पीच स्टार्ट किया। स्लाइड्स चेंज करता गया, हाथ में लिखे क्लू पॉइंट्स देखते हुए, हर लाइन को सिंपल और प्रोफेशनल तरीके से समझाया। पिछले 1 साल के रिसर्च रिजल्ट्स और फ्यूचर के प्लान्स कवर करते हुए। जू मोयू की आंखें एक पल के लिए भी नहीं हटी थी उस पोडियम से। वो लड़का जो सामने खड़ा था, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल, क्लियर हेडेड। स्पॉटलाइट में उसका कॉम्प्लेक्शन और भी ज्यादा रेडिएंट लग रहा था। आईज ब्राइट एंड शार्प,
जिसे अंदर पूरा नॉलेज भर गया हो, और उस टेलर नेवी ब्लू सूट ने उसकी एलिगेंस और बॉडी प्रोपोर्शन को और ज्यादा स्ट्राइकिंग बना दिया था। एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ यूथ एंड मैच्योरिटी। शेंदाई का प्रेजेंटेशन टोटल 40 मिनट तक चला, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया शेंदाई को लगने लगा कि उसका चेस्ट और टाइट हो रहा है। बार बार पानी पी रहा था, लेकिन उसका माइंड एकदम फोकस था। अल्फाज पब्लिक प्लेसेस में फेरोमोन ब्लॉकिंग पैचेस जरूर लगाते हैं, पर जब जगह क्राउडेड हो और वेंटिलेशन कम हो तो फेरोमोन्स का मिक्स होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। और अब आई असली टेस्ट की बारी, इन्वेस्टर्स के सवालों के जवाब देने की। पहला क्वेश्चन वही था जो सुबह जू मोयू ने उसे कार में पूछा था। शेंदाई ने कामली वही कंसाइज आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन, इम्प्रूव्ड एक्सट्रैक्शन मेथड कब तक कमर्शियली वायलेबल होगा? रिटर्न्स कब तक आएंगे? शेंदाई ने पेशेंस के साथ प्रोफेसर के दिए गए प्रोजेक्शंस को एक्सप्लेन किया, कॉन्फिडेंट, कंपोज्ड और बहुत क्लियर टोन में। साउथ अफ्रीका वाली माइन ने इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट और बढ़ा दिया था। शेंदाई ने पहले से ही इसका जुगाड़ कर लिया था। 2 दिन पहले ही उसने प्रोफेसर से एक वीडियो बनवा ली थी डायरेक्टली माइनिंग साइट से, जिसमें प्रोफेसर ने बताया था कि अभी वहाँ का प्रोस्पेक्टिंग स्टेटस क्या है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। प्रोफेसर के आने से उनका पूरा प्लान और भी बिलीवेबल लगने लगा था। जू चेंगचेंग ने अपने हाथ में फाउंटेन पेन उठाया और माइक ऑन कर दिया। शेंदाई ने अंदर ही अंदर अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया। गुड मॉर्निंग इंजीनियर शेन, जू चेंगचेंग ने कहा, एक हल्की सी टीजिंग स्माइल के साथ। उसे नोट किया और सामने रखे पेपर पे जो ऑलरेडी लिखा हुआ था उसने कुछ और स्क्रिबल किया अपने पेन से और बोला, आज की आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। अब थोड़ा आपको मैं परेशान करूंगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं, उनका जवाब चाहिए होगा मुझे। शेंदाई ने स्लाइटली झुककर कहा, प्लीज गो अहेड। जू चेंगचेंग का टोन अब सीरियस हो गया। बोला, आपने जो नई क्लोरिनेशन ट्रीटमेंट बताई है उससे थोड़ी एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन कॉस्ट काफी ज्यादा है। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस वैसे भी लो बैरियर वाली है और एसिड या क्लोरिनेशन मेथड्स मोस्टली सिमिलर ही होते हैं ग्लोबली। मेरे हिसाब से इस फेज में ज्यादा पैसा लगाना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। कंपनी आपसे ज्यादा इनोवेशन, बेटर एफिशिएंसी और कम वेस्ट एक्सपेक्ट करती है, स्पेशली एक्सट्रैक्शन टेक में। आई होप आप इस पॉइंट पे फोकस करेंगे। शेंदाई ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, काम एंड कलेक्टेड। बोला, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है। शुरू से ही हम भी ये चाहते थे कि हम कॉस्ट इफेक्टिव मेथड से अपना आइडियल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अचीव करें, लेकिन बाद में काफी रोड ब्लॉक्स आए। जब मिनरल कॉन्सेंट्रेट का डीकम्पोजिशन प्रॉपरली नहीं होता तो उसका असर आगे के स्टेप्स पे डायरेक्टली पड़ता है। फिर उसने हल्का सा पॉज लिया और ऐड किया, लेकिन अगर एक एक्सपर्ट की तरह समझाऊं तो एक तो बहुत टाइम लगेगा और दूसरा एक नॉन एक्सपर्ट के लिए समझना मुश्किल होगा। सिंपल एनालॉजी में बोलूं तो अभी कुल्हाड़ी तेज करने में टाइम लगना बेटर है, ताकि बाद में ज्यादा लकड़ी काट सको। जू चेंगचेंग ने फिर से अपने लिखे हुए पेज पर नजर डाली और बोला, ये एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, लेकिन तुरंत ही उसने अगला सवाल भी पूछ दिया, टोन स्टिल काम बट विद अ शार्पर एज। बोला, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आज ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड रेयर अर्थ एलिमेंट सेपरेट करने के लिए आयन एक्सचेंज एक्सट्रैक्शन है, लेकिन आपकी रिसर्च ने तो उसे हटा के लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन चूज किया, जो एफिशिएंट तो है पर ड्रॉबैक्स भी उसमें क्लियर है। हाई प्यूरिटी या हैवी रेयर अर्थ के केस में अब तक आयन एक्सचेंज ही बेस्ट माना जाता है। आपकी स्टडी में भी हैवी रेयर अर्थ का प्रोग्रेस लिमिटेड ही दिख रहा है। प्रोफेसर लियू ने एक 3 से 5 साल का विजन दिया था, पर ऑनेस्टली अगर बिजनेस एंगल से देखें तो आयन एक्सचेंज को इग्नोर करके इतना पैसा लिक्विड लिक्विड में डालना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं लगता। शेंदाई ने अंदर ही अंदर सोचा कि अर्ली स्टेज रिसर्च में इन्वेस्ट करना मतलब एक बड़ा गैम्बल लेना। बड़े रिटर्न्स के लिए सबसे पहले सब्र चाहिए होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर को रिटर्न ना दिखे और सिर्फ पैसा जाता नजर आए तो उसका फ्रस्ट्रेशन निकालना नेचुरल होता है। और वैसे भी इस साल शेंदाई के रिसर्च ग्रुप के रिजल्ट्स काफी अच्छे आए थे, वन ऑफ द बेस्ट इवन। लेकिन जू चेंगचेंग ने पहले 2 टीम्स के प्रेजेंटेशन पे एक भी शब्द नहीं बोला, और अब अचानक से इतना शार्प क्वेश्चन पूछना, सब ऑडियंस भी थोड़े शॉक्ड थे। ये सवाल आंसर करना वैसे भी आसान नहीं था, जैसे किसी को
अगर कुएं में 100 पत्थर डालने हैं पर आधे डालने के बाद सब पेशेंस लूज कर रहा है और अब शेंदाई को उन्हें कन्विंस करना है कि बाकी 100 भी डालना वर्थ ही होगा। उसकी नजर जू चेंगचेंग के उस पेज पर गई जो क्वेश्चन से भरा हुआ था। अभी इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया तो अगला और टफ सवाल लाइन में ही खड़ा है। साथ ही उसका सीना और ज्यादा टाइट लगने लगा था, बॉडी हॉट और ड्राई हो रही थी, लेकिन उसने एक गहरी सांस ली और अपने टोन को न्यूट्रल रखते हुए बोलना शुरू किया। प्रेसिडेंट जू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज टाइम में आयन एक्सट्रैक्शन सबसे कॉमनली यूज मेथड है, लेकिन प्रोफेसर ने ऑलरेडी उसके पोटेंशियल का लिमिट आइडेंटिफाई कर लिया था। हम लिक्विड एक्सट्रैक्शन के फ्यूचर को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं और यही हमारे ग्रुप का कोर रिसर्च फोकस भी है। अगर ये सक्सेसफुल होती है तो लाइट और हेवी रेयर अर्थ्स दोनों में एफिशिएंसी ड्रास्टिकली इंप्रूव होगी, जिसका रिटर्न ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग होगा। लेकिन जू चेंगचेंग ने बिना पॉज लिए अपना अगला वॉर भी कर दिया। वॉइस अब थोड़ी और ड्राई और स्केप्टिकल हो चुकी थी। बोला, बट अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट 3 years, आपके ग्रुप ने हेवी रेयर अर्थ्स के फील्ड में बहुत कम प्रोग्रेस किया है। जो चीज सच में आउटस्टैंडिंग है वो सिर्फ आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के नंबर हैं। तो जब ऐसे ट्रिवियल प्रॉब्लम्स पे टाइम वेस्ट करने का कुछ खास बेनिफिट नहीं मिल रहा तो क्यों ना सेफ खेला जाए, जैसे कि सिर्फ लाइट रेयर अर्थ्स पे ही लिक्विड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का फोकस रखा जाए। ये लाइन जब बोली गई थी तो सारे रूम में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस छा गया। जू मोयू का चेहरा तुरंत ही थोड़ा और स्टिफ हो गया था। वो सिर्फ कुछ सीट्स दूर बैठा था जू चेंगचेंग से। उसने जू चेंगचेंग की तरफ एक शार्प साइडवेज ग्लांस मारा, कोल्ड और वार्निंग से भरा, लेकिन बदकिस्मती से जू चेंगचेंग उस वक्त उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, तो उस आंखों के साइलेंट वार्निंग का कोई असर ही नहीं हुआ। शेंदाई ने अपने फोरहेड से पसीना पोंछा, थोड़ा घबराया हुआ सा बोला, वो हम चेंगचेंग। पता नहीं कब से जू मोयू ने भी अपना माइक ऑन कर दिया था। उसकी आवाज लो पिच थी, थोड़ी स्टैटिक के साथ क्रैकल हो रही थी, लेकिन उसमें छुपी नाराजगी एकदम क्लियरली सुनाई दे रही थी। रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन का तुम्हारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री से ज्यादा लेना देना तो नहीं है, और तुमने पहले ग्रुप के नॉन फेरस मेटल वाले रिसर्च के प्रेजेंटेशन पे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। जू चेंगचेंग हल्की सी हंसी में बोला, वो इसीलिए क्योंकि पहले ग्रुप के प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो सवाल पूछने का तो पॉइंट ही नहीं था। वैसे भी क्यूरोसिटी से नहीं, शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। जू मोयू का जवाब और भी ज्यादा सॉलिड था, वॉइस काम बट क्लियरली शार्प। मुझे रेयर अर्थ्स के फील्ड का काफी अच्छी समझ है, चाहे वो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस का डिसीजन हो या लिक्विड एक्सट्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट का। प्रोफेसर लियू के डिसीजंस थ्योरी और डेटा के बेस पर होते हैं। उनका प्लान एक्सपर्ट असेसमेंट से ऑलरेडी पास हो चुका है और फाइनेंशियल रिपोर्ट का हर एक एक्सपेंस ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड पे खरा भी उतरा है। उसकी आंखों में एक इंटेंस और डार्क सी फ्लिकर आई, एक वार्निंग जैसी, बट अंडर कंट्रोल। बोला, और जब तुम्हारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो नेचुरली काफी चीजें तुम्हें समझ ही नहीं आएंगी, लेकिन कम से कम तुम्हें कॉर्पोरेशन के रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज पे तो थोड़ा भरोसा होना चाहिए ना। जू चेंगचेंग ने लाइटली स्कॉफ किया, थोड़ी सार्कास्टिक सी वॉइस में बोला, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही ये होता है कि रिस्क एग्जिस्ट करते हैं। ये तो सच है कि मुझे रेयर अर्थ्स का कुछ पता नहीं है और शायद मैं यहाँ आके अपने आप को एम्बैरेस कर रहा हूँ, पर मैंने जो क्वेश्चंस रेज किए हैं वो वैलिड हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट का पैसा लगता है तो वो हर रुपये पे इन्वेस्टर का हक होता है, और शेयर होल्डर कॉन्फ्रेंस का पॉइंट भी तो यही होता है ना, क्वेश्चंस पूछना और डाउट क्लियर करना। जू मोयू ने एक और बार माइक में कहा, इस बार थोड़ा और फर्म। बोला, यही सारे सवाल ऑलरेडी बजट प्रेजेंटेशन में पूछे जा चुके हैं और उन लोगों के द्वारा जो तुमसे कहीं ज्यादा नॉलेजेबल हैं। दो भाइयों के बीच एक इंटेंस स्टेयर डाउन शुरू हो गया था। बीच में सिर्फ कुछ लोग बैठे थे, लेकिन वाइब्स एकदम चार्ज थी। दोनों के फेरामोन्स धीरे धीरे सिमर करने लगे थे, जैसे एक इनविजिबल क्लैश होने वाला हो। एकदम गहरी खामोशी ऑडिटोरियम में छा गई थी। सबको पता था कि ये दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन ऐसे पब्लिक में ओपनली टकरा जाना ये काफी अनयूजुअल था। जैसे ही लोगों ने महसूस किया
कि दोनों फेरामोन्स रिलीज कर रहे हैं, सब अलर्ट हो गए थे। दो टॉप टायर अल्फाज एक दूसरे को फेरामोन के थ्रू चैलेंज करते हैं, तो आसपास के सभी अल्फाज को भी अपने फेरामोन रिलीज करने पड़ते हैं, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। और तब बीच में बैठा हुआ तीसरा एस क्लास अल्फा यान मिंजियू, जिसकी प्रेजेंस वैसे ही ओवर पावरिंग थी, उसने भी तुरंत अपने फेरामोन रिलीज किए, एक स्ट्रॉन्ग सा प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करते हुए, ताकि दोनों तरफ से आ रही फेरामोनल एनर्जी उस तक न आए। यान मिंजियू के अलावा बाकी शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव, जिनकी मेजॉरिटीज भी अल्फाज की ही थी, उन सब को भी अपने फेरामोन्स रिलीज करने पड़ गए, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो वो इन 3 टॉप टायर अल्फाज के बीच के फेरामोन क्लैश में फ्राई हो जाते। यान मिंजियू का फेस एकदम ग्लम हो गया था। उसने बिना एक शब्द कहे अपनी सीट छोड़ी और ऑडिटोरियम से सीधा बाहर चला गया। इस वक्त तक ऑडिटोरियम का एटमॉस्फेयर एकदम फेरामोन से भरा हुआ था, जैसे कोई इनविजिबल फॉग बन चुकी हो। शेंदाई को लगा जैसे कोई अनजाना सा हाथ उसके गले को दबा रहा हो, एक इलेक्ट्रिक झटका जैसे उसके बॉडी के हर कोने तक चला गया हो, जैसे हजारों छोटी छोटी सुइयां एक साथ उसे चुभ रही हों। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। वो बैरली खुद को संभाल पाया। बस वो किसी तरह पोडियम के एज को पकड़ के खड़ा था। पूरी बॉडी हिल रही थी। सबसे पहले जू मोयू ने नोटिस किया कि शेंदाई की हालत बिगड़ रही है, और बिना देर किए उसने अपने फेरामोन्स तुरंत ही रोक दिए। जू जेंगजेंग ने भी तुरंत फॉलो किया, लेकिन थोड़ा शो ऑफ करते हुए बोला, "ओह, आई एम सॉरी इंजीनियर शेन, को तकलीफ हुई।" पीछे से किसी शेयर होल्डर ने सरप्राइज में पूछा, "इंजीनियर शेन एक्चुअली एक ओमेगा है? यू रियली कांट टेल?" दूसरा बोला, "रिसर्च इंस्टीट्यूट में अभी भी ओमेगास काम करते हैं।" पूरी ऑडियंस में एक हल्की सी खुसर पुसर सी चल गई। सब लोग विस्पर करने लगे, जैसे कोई बड़ा सीक्रेट खुल गया हो। शेंदाई ने बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रखा था। जोर लगा के एक बो किया और बोला, "आई एम सॉरी, मेरी एब्सेंस को माफ करें।" उसके पैर इतने वीक हो गए थे कि स्टेज से उतरते वक्त लग रहा था जैसे कभी भी वो गिर ही जाएगा। साइड एंट्रेंस से वो सीधा भाग के वॉशरूम की तरफ गया, ऑलमोस्ट टॉटरिंग। बस गया, कुछ तो गलत हो रहा है, मेरी बॉडी का रिएक्शन कुछ सही नहीं है। दिल में यही सोच रिपीट हो रहा था। लेकिन जैसे ही वॉशरूम के पास पहुंचा, एक टॉल बॉडीगार्ड टाइप आदमी ने उसका रास्ता रोका। वो डोर के सामने खड़ा था, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, "आई एम सॉरी, प्लीज थोड़ी देर वेट करिए।" शेंदाई का फेस एकदम सफेद पड़ गया था, आंखों में डेस्परेशन था। बोला, "मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता," उसने ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए ही कहा। बॉडीगार्ड ने देखा कि वो लड़का तो किसी भी मोमेंट बेहोश हो सकता है, तो थोड़ा हेसिटेट किया और पूछा, "क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को आपके लिए बुला दूं?" लेकिन शेंदाई ने उसके वर्ड सुने बिना अपने आप को अंदर घुसा दिया, और तभी धाड़, वो एक टॉल फिगर से टकरा गया जो बाथरूम से बाहर निकल रहा था। उस फिगर ने रिफ्लेक्स में उसका हाथ पकड़ लिया, और जब शेंदाई ने ऊपर देखा तो वो था यान मिंजियू। उसके पैर ऑलरेडी वीक थे, और अब तो उसकी पूरी बॉडी ने मानो गिव अप ही कर दिया था। अगले सेकंड वो सीधा जमीन पर गिर गया था। यान मिंजियू ने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो करते हुए कहा, "तुम हीट में जाने वाले हो क्या?" उसकी आवाज में थोड़ा सा अनॉयंस था, लेकिन ज्यादा कंसर्न थी। शेंदाई का हाथ ट्रेमलिंग था, आवाज ऑलमोस्ट ब्रेक हो रही थी। किसी तरह बोला, "क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं?" मन में उसके बस एक ही गुस्सा था कि क्यों हर बार ऐसे सिचुएशन में वो फंस जाता है। 3 साल पहले लैब में, और अब ये ऑफिस बिल्डिंग में। जो मेडिसिन उसने ली थी, उसे कम से कम उसे कुछ दिन का तो रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन अभी अल्फा फेरोमोन्स के इंटेंस वेव ने उसकी बॉडी का पूरा सिस्टम ही हिला दिया था, और अब तो उसका हीट डबल फोर्स के साथ रिटर्न कर चुका था। यान मिंजियू ने ऑकवर्डली साइड स्टेप लिया और बोला, "मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, मेरी एक वाइफ है।" फिर वो थोड़ा कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ बोला, "मेरा बॉडीगार्ड डोल संभालेगा, मैं सिक्योरिटी टीम को बुला लेता हूँ, वो हैंडल कर लेंगे।" शेंदाई का फेस पेन से ट्विस्ट हो गया। "इतना टाइम नहीं है मेरे पास।" उसकी आवाज कांप रही थी। "क्या आप जू मोयू को बुलाने में मेरी मदद करेंगे? आई एम बेगिंग यू." उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही सर्टेनिटी थी
कि सिर्फ जू मोयू ही उसे बचा सकता था। ये बात उसकी बॉडी, उसका इंस्टिंक्ट दोनों जानते थे। जू मोयू जैसे ही बाथरूम के अंदर दौड़ा, उसके स्टेप्स एकदम से रुक गए थे। सबसे कॉर्नर वाले क्यूबिकल के अंदर फ्लोर पे गिरे हुए शेंदाई को देखते ही उसका सांस थमने सा लगा था। शेंदाई टॉयलेट के पास जमीन पर सिकड़ा हुआ पड़ा था, अपने आप को दोनों बाहों में जिसे लपेट के रखा हो। पूरा जिस्म ट्रेम्बल कर रहा था। पूरी जगह में एक फेंट सी एपिथेलियम की खुशबू थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन इतनी गहरी कि किसी भी अल्फा का सेंस उसमें डूब जाए। ये वो सेंट थी जो नॉर्मल सिचुएशन में अननोटिस चली जाती, लेकिन अब हर ब्रेथ के साथ वो हवा में घुलती जा रही थी। इन्वेडिंग, क्लिंगिंग, बेकॉनिक। जू मोयू की आंखें एक पल के लिए नैरो हो गई। फिर वो बिना कुछ कहे उसके पास क्राउच करके बैठा। बोला, शेंदाई। उसकी आवाज डीप थी, थोड़ी रिस्ट्रेंट, लेकिन अर्जेंटली सॉफ्ट। मूवमेंट की आवाज सुनते ही शेंदाई का जिस्म थोड़ा सा और सिकुड़ गया, जैसे किसी ने चोट के पास हाथ ले आया हो। उसने अपनी आंखों तक को नहीं उठाया, सिर्फ एक ट्रेम्बलिंग सी आवाज में बोला, मेरे इनहेबिटर्स, वो मेरे लैपटॉप बैग में है। जू मोयू ने तुरंत रिएक्ट किया, बोला, हाँ मैं ले आया हूँ। उसने बैग आगे पास स्लाइड कर दिया। शेंदाई ने अपने बैग का जिप खोला, लेकिन हाथ इतना कांप रहा था कि एक सेकंड के लिए उसका ग्रिप बनाना मुश्किल हो रहा था। फिर किसी तरह उसने 2 इनहिबिटर्स निकाले और बिना किसी हेसिटेशन के एक सांस में गुटक लिए। जू मोयू ने आंखें थोड़ी नैरो करके पूछा, तुम्हें 2-2 लेने पड़ते हैं? शेंदाई की आंखों में थोड़ी गिल्ट और थोड़ी मजबूरी थी। बोला, हाँ, कभी कभी 3 भी। वो जानता था इनहिबिटर्स ओवरडोज करना डेंजरस होता है, हर ओमेगा को पता होता है, लेकिन उसका हीट, वो नॉर्मल होना कब का छूट चुका था। और आज तो पूरे ऑडिटोरियम में 3 एस क्लास अल्फा के फेरोमोन्स उसके सिस्टम में जाके ब्लास्ट ही कर चुके थे। जू मोयू उसके एक्सप्रेशन को साइलेंटली देख रहा था। शेंदाई का चेहरा स्वेट से चमक रहा था, चीक्स ब्राइट पिंक, और उसकी पलकें बार बार फ्लटर कर रही थी, जैसे किसी ग्लास बटरफ्लाई के पंख हो जो ठंडे पानी में गिर गए हो। उसका पूरा जिस्म एक फ्रजाइल सा इल्यूजन लग रहा था, इतना सॉफ्ट, इतना डेलिकेट कि अगर किसी ने ज्यादा जोर से देखा भी तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा। बट ये इनहिबिटर्स, वो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं करते। यूजुअली उन्हें पहले से लेना पड़ता है ताकि बॉडी को प्रिपेयर किया जा सके। अभी तो शेंदाई की पूरी बॉडी बस एक बर्निंग फर्नेस की तरह फील हो रही थी। अंदर से हीट और ड्राइनेस का तूफान था, जिसे रोकने का भी कोई तरीका नहीं था। शेंदाई ने अपना सर नीचे झुका लिया। जू मोयू की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। बोला, प्रेसिडेंट जू, आई एम वेरी सॉरी, फिर से आपको परेशान किया। मैंने ये जानकर नहीं किया था। एक फुल्ली ग्रोन अडल्ट होके भी बार बार उसका यूं ऐसे व्रेस्ट कंडीशन में पहुंच जाना कितना बेइज्जती भरा था ना। वो हर वक्त अपनी बॉडी सिग्नल्स को क्लोजली मॉनिटर करता था, साल भर इनहिबिटर्स अपने साथ ही रखता था, सिर्फ इस तरह के मोमेंट से बचने के लिए। 20 साल की मेहनत, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस, सब कुछ सिर्फ एक सिली एक्सीडेंट में वेस्ट हो जाए, ये सोच के उसका दिल डूबा जा रहा था। जू मोयू की आवाज भी हल्की सी रंबल में निकली। बोला, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। 3 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो चुका था। तब पता चला कि किसी राइवल ने उसके ड्रिंक से छेड़खानी की थी और उसे यूनिवर्सिटी से बाद में निकाल भी दिया गया था। लेकिन इस बार ये तो क्लियरली ओवर एक्सपोजर था। टू मेनी पावरफुल अल्फाज एक ही जगह, एक ही वक्त पे। शेंदाई की आवाज फिर से आई, अब ज्यादा सॉफ्ट और फ्रेजाइल थी। बोला, क्या आप मुझे यहाँ से बाहर ले जाएंगे? जू मोयू ने बिना कुछ पूछे अपना कोट उतारा, उसके अराउंड रैप किया और सीधा उसे गोद में उठा लिया। उठते ही शेंदाई का पूरा जिस्म एकदम टाइट हो गया। जू मोयू के अल्फा फेरोमोन्स वार्म और डोमिनेटिंग, उसकी ऑलरेडी सेंसिटिव स्टेट में जो बिल्कुल आग में घी डालने का काम कर रहे थे। लेकिन अभी तक उसका माइंड थोड़ा क्लियर था। उसने अपने आप को बिल्कुल स्टिल रखा, 1 इंच भी नहीं हिला। उसे डर था कि कहीं कोई ओवरस्टेप ना हो जाए। वॉशरूम के बाहर यान मिंगजियू अभी भी खड़ा था। उसकी आंखें
तुरंत शेंदाई के फेरोमोन सेंट से अलर्ट हो गई थी। उसने एक स्टेप पीछे लिया और पूछा, क्या वो ठीक है? जू मोयू ने कामली जवाब दिया, उसने इनहेबिटर ले लिया है, लेकिन जितना जल्दी यहाँ से निकले उतना बेटर होगा। प्रेसिडेंट यान, क्या आप अपने बॉडीगार्ड्स को हमें लिफ्ट तक छोड़ने के लिए भेज सकते हैं? श्योर, यान मिंगजिऊ थोड़ा स्टिफ एक्सप्रेशन के साथ एग्री कर गया। लिफ्ट की तरफ जाते वक्त शेंदाई ने अपना चेहरा जू मोयू के सीने में दबा लिया, जैसे वो पूरी दुनिया से छुप जाना चाहता हो। कॉरिडोर में बस कुछ ही लोग थे। ऑडिटोरियम अभी भी ऑलमोस्ट फुल था, तो थैंकफुली सबके सामने शेंदाई का ये वीक मोमेंट एक्सपोज नहीं हुआ। लेकिन शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अचानक उस इंसान की आवाज सुनाई दी जिसकी वजह से ये सब मैस स्टार्ट हुआ था। क्या हो रहा है यहाँ पर? इंजीनियर शेन ठीक है क्या? जू जेंगजेन की आवाज फुटस्टेप्स के साथ और क्लोज आती गई। जू मोयू ने एक ठंडा डेडली लुक उस पर मारा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। क्या वो हीट में चला गया है? जू चेंगचेंग ने कह के छोटी सी हंसी छुपाने की कोशिश की, फेक लाफ के साथ। ओ नो, ये तो हमारी वजह से हो गया। इंजीनियर शेन, आई एम रियली सॉरी। शेंदाई का दिमाग अंदर से तो बॉईल हो रहा था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। बस उसने जू मोयू के कोट के लापेल को टाइटली पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, लेट्स जस्ट गो, बस कहीं दूर ले चलो। बिग ब्रदर, आप उसे कहाँ ले जा रहे हो? इस वक्त उसे प्रॉपर मेडिकल हेल्प चाहिए। इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर लें क्या? यहाँ जू मोयू रुक गया। वो पलटा और जू चेंगचेंग को ऐसे घूरा कि जैसे अगर उसने एक वर्ड और बोला तो ब्लास्ट ही हो जाएगा। ओ नो, अब तो तुम गुस्सा हो गए। चिल करना चाहिए। तुमने अगर फेरोमोन्स दोबारा रिलीज किए तो ये बेचारा संभाल भी नहीं पाएगा। जू चेंगचेंग ने स्माइल के साथ जू मोयू को टीज किया। शेंदाई जानता था कि जू चेंगचेंग जानबूझकर जू मोयू को गुस्सा दिला रहा है, पर सबसे ज्यादा उसे डर इस बात का था कि क्या सच में जू मोयू अपने आप को फेरोमोन्स रिलीज करने से रोक पाएगा। पर जू मोयू ने सच में शेंदाई की बिगड़ती हालत देखकर खुद को फेरोमोन रिलीज करने से रोक दिया था। उसने बस एक लो डेंजरस वॉइस में जू चेंगचेंग को कहा, गेट लॉस्ट, और सीधा लिफ्ट की तरफ निकल गया। जू चेंगचेंग खुद हैरान था कि जू मोयू ने एक ओमेगा के लिए अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। सिर्फ 5 मिनट बाद ओल्ड वू तेजी से कार लेकर आ गया। उसने कार विंडो से शेंदाई की कंडीशन देखी और शॉक में बोला, यंग मास्टर, मिस्टर शेन को क्या हुआ? जू मोयू ने एक ऐसी नजर उस पर डाली जिसमें क्लियरली लिखा था, ज्यादा मत पूछो। ओल्ड यूथ तुरंत समझ गया, चुपचाप सर हिलाया। उसने शेंदाई को कार सीट पर बिठाया और उस पर अपना कोट डाल दिया। दोनों बिना कुछ बोले कार में बैठ गए थे। शेंदाई की हालत हर सेकंड बिगड़ रही थी। इनहेबिटर काम क्यों नहीं कर रहा? उसका गला सूख गया था, दिमाग उलझ रहा था, बॉडी जल रही थी, अर्जेस अनकंट्रोलेबल हो रही थी। क्या एक और डोज लेना पड़ेगा? जैसे ही कार का डोर बंद हुआ, उस छोटी सी सील्ड कार के अंदर का माहौल तुरंत फेरोमोन से भर गया, एक इंटेंस एफिफिलियम की फ्रैग्रेंस से। जू मोयू ने एक नजर शेंदाई पर डाली, जो उसके कोट के नीचे चिपका हुआ था। उसके एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गया। एक हाथ से उसने अपना टाई लूजन किया और दूसरे हाथ से तुरंत कार का विंडो नीचे किया। ठंडी हवा जैसे ही अंदर आई तो वो इंटेंस फ्लोरोसेंट हल्का होने लगा। तब जाके जू मोयू ने नॉर्मल सांस लेना शुरू किया। कितना टाइम लगेगा घर तक? उसने पूछा। करीब 40 मिनट से कम, ओल्ड यू ने जवाब दिया। जल्दी चलाओ, मुझे घर जाना है। शेंदाई की आवाज कांपती हुई निकली। हम घर ही जा रहे हैं, जू मोयू ने कामली कहा। तुम्हारा नहीं, मेरा घर। शेंदाई ने मुश्किल से अपना होश संभालते हुए एड्रेस बोल दिया। उसका मन सिर्फ एक चीज चाह रहा था, अपनी दादी के पास वापस जाना, अपने छोटे से कमरे में बंद हो जाना, जहां वो अपने अपकमिंग दिनों का वर्स्ट फेज किसी तरह से सरवाइव कर सके। ओल्ड वू ने शेंदाई का दिया हुआ एड्रेस नेविगेशन में डाला। थोड़ा दूर है, सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है, 1 घंटे से ज्यादा लग सकता है। ओल्ड वू ने जू मोयू को अपडेट दिया। जू मोयू ने तुरंत बोला, फिर घर ही ले चलो। ओके। शेंदाई के मुंह से हिचकियां निकल रही थी। वो कोट के अंदर कस के लिपटा हुआ था।
लेकिन डिस्कम्फर्ट इतना इंटेंस हो गया था कि उसने अपने कपड़ों को खींचना शुरू कर दिया था। लेग्स रब कर रहा था डेस्परेटली, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जू मोयू ने रियलाइज किया ओपन विंडो भी अब काम नहीं कर रहा था। एपिफिलियम फेरामोन्स इतने डेंस हो चुके थे कि अगर कोई पेडेस्ट्रेशन पास करता तो वो भी इफेक्ट हो सकता था। उसने फाइनली विंडो दोबारा बंद कर दिया। ओल्ड वू सिर्फ एक बीटा था, लेकिन उसे भी अब तक ये अंदाजा हो गया था कि कार में क्या हो रहा है। उसने एक छोटी सी झलक रियर व्यू मिरर में ली, फिर तुरंत आंखें हटा ली। शेंदाई को लग रहा था कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर सेकंड के साथ उसकी सेंसेस अल्ट्रा सेंसिटिव हो रही थी। उसने अपनी नाक को भी दबाने की कोशिश की, लेकिन जू मोयू की इबोनी वुड फेरामोन से बचना मुश्किल ही था। टॉप टायर अल्फा की सेंट इतनी ओवरपावरिंग, रॉ, मस्कुलाइन, इंटेंस थी कि उसके हर बायोलॉजिकल इम्पल्स को इग्नाइट कर रही थी, जैसे उसका पूरा बॉडी उससे कह रहा हो, छोड़ दे रेजिस्टेंस, बस सरेंडर कर दे। उसने अपने आप को कार की सीट से स्लाइड करके नीचे गिरा दिया और कार के फ्लोर मैट पर फीटल पोजीशन में कर्ल हो गया, पेन और हीट से थरथराता हुआ। वो क्लियरली समझ गया था कि अगर वो और वेट करेगा घर जाने तक तो शायद उसका होश भी चला जाएगा। इस बार उसने पहले से ही डिले करने की दवा ले ली थी, लेकिन इतने सारे अल्फा के फेरोमोन्स ने उसके हार्मोन्स का फुल सिस्टम ही कोलैप्स कर दिया था। जो कंडीशन उसकी हो रही थी वो 3 साल पहले की याद दिला रही थी, जब उसे किसी ने ड्रग किया था। 2 इनहिबिटर वो ऑलरेडी ले चुका था और वो भी फेल हो चुके थे। तीसरा भी काम करेगा ये अनलाइकली था। अब उसे कुछ और स्ट्रॉन्ग चाहिए था। उसकी आवाज बैरली निकल रही थी। बोला, हॉस्पिटल या कोई फार्मेसी, मुझे हाई एफिशिएंसी इनहिबिटर चाहिए। हाई एफिशिएंसी इनहिबिटर्स वो होते हैं जो डायरेक्टली ग्लैंड में इंजेक्ट किए जाते हैं। साइड इफेक्ट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन कम से कम वो इंस्टेंटली हीट को सप्रेस करते हैं। नॉर्मली ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलते, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो पहले इंजेक्शन लेके बाद में प्रिस्क्रिप्शन फाइल करना पड़ता है, और ये तो क्लियरली इमरजेंसी ही थी। एपिथेलियम का फ्रैग्रेंस जिसे हर सेंस पे अटैक कर रहा था। जू मोयू ने अपने आप को विंडो से बाहर देखने पर फोर्स कर दिया था, लेकिन अब उसका कंट्रोल टूटता सा जा रहा था। उसने नीचे झांक के देखा, शेंदाई उसके पैरों के पास पड़ा था। जिस तरह से शेंदाई अपने आप को रोक रहा था, उस स्ट्रगल में कुछ ऐसा था जो उसकी टेम्पटेशन को और इंटेंस कर रहा था। जब जू मोयू ने एक बार उसकी तरफ देखा तो फिर से नजर को हटाना मुश्किल हो गया। ओल्ड वू ने रियर व्यू मिरर से क्वेश्चनिंग लुक दिया, जैसे पूछ रहा हो, सर क्लिनिक या फार्मेसी की तरफ जाऊं क्या? लेकिन जू मोयू ने बस धीरे से अपना सर हिला दिया, ना में। एक ऐसी महंगी लग्जरी कार में जिसका प्राइस 10 करोड़ से कम नहीं। अगर कोई ओमेगा इस कंडीशन में दिखता और कोई भी रैंडमली पासर बाय मोबाइल निकाल लेता तो कल तक हर हेडलाइन में उसका नाम होता। कोई तो उसका वीडियो वायरल कर ही देता ना। और उसके अंकल तो वैसे भी हर वक्त रेडी भी बैठे रहते हैं, उसकी एक छोटी सी गलती का फायदा उठाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए। अगर ये न्यूज बाहर गई तो सिर्फ उसकी इमेज नहीं, कंपनी का स्टॉक भी गिर सकता था। ये रिस्क लेने लायक नहीं था। जू मोयू झुक गया, धीरे से हाथ बढ़ाया, शेंदाई के गालों से आंसू साफ किए, फिर उसका चिन अपने फिंगर्स के बीच जेंटली पकड़ा और उसके फेस को बिना किसी इमोशन के स्टडी करने लगा। पर प्लीज, शेंदाई की आवाज लगभग टूट चुकी थी। वो बार बार मांग रहा था, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किस चीज के लिए बेग कर रहा है। क्या वो चाह रहा था कि जू मोयू उसे हॉस्पिटल ले जाए, या फिर उसके दर्द को वहीं पे खत्म कर दे? जू मोयू ने बैक सीट का पार्टीशन बटन दबाया और धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट डिवाइडर ओपेक बनने लगा। ड्राइवर का व्यू ब्लॉक हो गया। कार के अंदर सिर्फ वो दोनों बचे थे। जू मोयू ने शेंदाई को नीचे से उठाया और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी आंखों से बहता हुआ पानी अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जू मोयू ने उसके चीक के कोने से एक आंसू अपनी उंगली से वाइप किया और हल्की सी टांग खींचने वाली आवाज में बोला, तुम यूजुअली तो इतने क्राई बेबी नहीं लगते। शेंदाई उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता रहा, थोड़ा ब्लर, थोड़ा ब्लैंक। उस मोमेंट में उसे खुद शक होने लगा था कि क्या ये सब सच में हो रहा है या ये उसकी सिर्फ एक हैलुसिनेशन है। जू मोयू का हाथ उसके गीले बालों से गुजरता हुआ उसकी गर्दन की नेब तक गया।
उसके हाथ अब डायरेक्टली उसके ओवरहीटेड ग्लैंड जिस पर अभी भी एक यूजलेस फेरोमोन ब्लॉकिंग पैच लगा हुआ था। ज़ू मोयू की सांस अब भारी सी होने लगी थी। जो हाथ उसके नेप पे था वो उसे कम्प्लीटली सबमिट कर चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक अजीब सा सेफ्टी का एहसास भी छुपा हुआ था, जैसे कोई वाइल्ड प्रेडेटर उसे दुनिया से प्रोटेक्ट कर रहा हो। इस वक्त उसके अंदर एक ही चीज डोमिनेंट थी, एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट। उसका पूरा दिमाग, उसकी हर नर्व सिर्फ एक ही सिग्नल दे रही थी, इसी अल्फा से मेट करना है। उसकी बची कुची रीजन भी इस बार हार गई थी। उसने ज़ू मोयू को नेक से टाइटली पकड़ा और अपने लिप्स उसके लिप्स पे प्रेस कर दिए। थोड़ा क्लमजी, थोड़ा डेस्परेट, बस एक इंटेंस सी अर्ज थी कि वो इस इंसान के हर टच को फील कर सके, हर पॉसिबल कनेक्शन बना सके। ज़ू मोयू एक पल के लिए स्टिल हो गया, लेकिन फिर उसने भी उसे और ज्यादा इंटेंसिटी से किस करना शुरू कर दिया। उसका सांस, उसकी विल पावर, सब कुछ उस एफिफिलियम फेरामोन के इंटेंस परफ्यूम से भर चुकी थी। शेंडाई के लिप्स से जो हल्का सा स्वीट टेस्ट आया वो एक इंटॉक्सिकेटिंग वाइन जैसा था, और ज़ू मोयू उस टेस्ट से इतना एडिक्टेड हो गया था कि उसे और चाहिए था, और ज्यादा, उसी आदमी से जो अभी उसकी बाहों में था। शेंडाई का पेशेंस फाइनली टूट गया। वो ज़ू मोयू के गले से चिपक गया, जैसे उस एक टच में सारी डेस्परेशन भर दी हो। उसके लिप्स अर्जेंट थे और उस कांटेक्ट में एक ऐसी एनर्जी थी जो दोनों के बीच के डिस्टेंस को पूरी तरह से मिटा रही थी। ज़ू मोयू ने एक पल के लिए रुककर कंट्रोल संभाला, लेकिन अगले ही सेकेंड पूरा मोमेंट उसने अपने हाथों में ले लिया। उनका किस और भी इंटेंस हो गया। हर ब्रेथ, हर टच एक दूसरे के अंदर घुलते जा रहे थे, जैसे कोई लो बर्निंग फ्लेम हो। शेंडाई ज़ू मोयू के बाहों में था। उसके हर मूव में एक बेचैनी थी, जैसे वो खुद को उस अल्फा के अंदर खत्म कर देना चाहता हो। उनके फेरामोन्स, एपिफिलियम और बॉनीवुड दोनों मिक्स होकर एक नया इमोशन क्रिएट कर रहे थे, ऐसा कनेक्शन जो सिर्फ उन दोनों का था। ज़ू मोयू ने अपनी जैकेट उतारी, टाई लूजन की और सूदिंग फेरामोन्स रिलीज किए शेंडाई को काम करने के लिए, लेकिन वो जानता था कि ये कामनेस टेम्पररी है। 3 साल पहले उसने एक ओमेगा को रेस्क्यू किया था और तब एक टेम्पररी मार्क भी दिया था, सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। पर उस दिन के बाद से वो एक खुशबू, एक मेमोरी उसके दिमाग में जैसे बस ही गई थी, एक एडिक्शन बन चुकी थी। और अब वही ओमेगा बार बार उसके सामने आ रहा था। बरसों से छुपी भूख अब कंट्रोल से बाहर थी, और जब कोई इतने टाइम से तुम्हारे सामने सर्व हो रहा हो तो एक दिन तुम उसे खा ही जाते हो ना। हे गाइस, आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सच कहूँ तो आज की रिकॉर्डिंग थोड़ी ज़्यादा ही टफ थी। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि आज मैं केमिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ। सच में बहुत डिफिकल्ट था। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाना। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट।